आदमपुर उपचुनाव बेशक खत्म हो चुका हो, लेकिन अभी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद हैं। सर, आदमपुर उपचुनाव तो जीत लिया है, लेकिन अभी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। दूसरे नंबर वाले कह रहे हैं कि हम भी संतुष्ट हैं, एक नंबर वाले तो जीत ही गए हैं। नहीं, हम उनको बधाई देते हैं कि इसी तरह जनता हमें 50% से ज़्यादा वोट देती रहे और विपक्ष भी संतुष्ट होता रहे, तो इससे अनुकूल स्थिति ना हमारे लिए हो सकती है और ना उनके लिए हो सकती है। सीटें सारी हमें आ जाएं, आधे से ज़्यादा वोट आ जाएं और वो भी संतुष्ट रहें, तो ये बड़ी अच्छी अनुकूल स्थिति है। मैं उनको बधाई देता हूँ। वजह क्या है? वो दूसरे नंबर आने पर भी कह रहे हैं कि हमें वोट बैंक अच्छा मिला है और सत्ता पक्ष है, क्योंकि बाई इलेक्शन है, उनके पास धन है, दौलत है, तमाम जो है षड्यंत्र है, मतलब हर तरीके की बात वो कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि पूरा के पूरा ढांचा आपके पास है सरकार का? वो तो आगे भी आएगा और उन्हीं के कहे अनुसार उन्होंने कहा था कि ये जो चुनौती दी थी कि 2024 का ये सेमीफाइनल है, और उस चुनौती को प्रभारी होने के नाते मैंने स्वीकार किया था। तो आगे अभी 2024 का फैसला तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है और मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि 2029 की तैयारी करें और जनता के बीच में जाएं और अपनी नीतियां लेकर जाएं, और जो ये पुरानी नीतियां हैं इलाकावाद, क्षेत्रवाद, तुष्टीकरण की, उनको छोड़ें और तब जाके कहीं जनता उनको स्वीकार करेगी। वो कह रहे हैं कि धन दौलत का काफी इस्तेमाल किया गया है इस उपचुनाव में। जो हथकंडे वो अपनाते आए उनको उसी के बारे में विचार आता है। हम तो नम्रता से हाथ जोड़ करके गरीब कल्याण के काम करके जनता का आशीर्वाद लेते हैं, और जो कांग्रेस की नीतियां थी वो उनके बारे में, उनके विचार में घुसा हुआ है, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बातें करना वैसे लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। लगता है कि सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, धन दौलत यहाँ पर लगी, और तमाम सत्ता पक्ष के सभी नेता जो है आदमपुर उपचुनाव में कूदे हुए थे। नहीं, वो तो हमारी तो प्रथा है कि पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष या मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री सभी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, और गिनती होने से पहले उन्होंने किसी भी तरह का आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाया। हारने के बाद तो आरोप लगाने का कोई मतलब औचित्य नहीं है। तो ये सब उनको भी पता है कि हम किसी भी तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करते, और ये प्रथा उनके वक्त में रही है, तो वो अपने उन जमाने को याद करके इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अच्छा सर, दूसरे नंबर पर आई है कांग्रेस, फिर आखिरकार संतुष्टि क्यों हो रही है कि हम बेशक दूसरे नंबर पर आए, लेकिन हमें वोट बैंक बहुत अच्छा मिला है पहले से ज़्यादा? यदि कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, अगर कुलदीप बिश्नोई वहाँ पर चुनाव लड़ते तो पता लगता कि आखिरकार किसकी जीत होती। देखिए, इस देश में जो आमतौर पर सरकारें बनी हैं, 30%, 35%, 40% पर बहुमत की सरकारें बनती आई, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेशों में हो, और आदमपुर की जनता ने हमें 51%, 51.5% वोट दिया है, और आधे से ज़्यादा जो जनादेश का हिस्सा हमें मिल जाता है, तो ये एक अच्छी उपलब्धि है। और विपक्षी पार्टियां आधे से कम में वोट में से बंटवारा करके भी संतुष्ट रहती हैं, तो ये उनका सोचना है। अगर हमें आधे से ज़्यादा वोट 90 के 90 हलकों में आ जाएं तो 100 बटा सीट हमारी आ जाएंगी। और विपक्ष अपना वो कांग्रेस को मुझे नहीं समझ में आती कि वो संतुष्टि का कारण क्या है। जितना वोट बैंक मिला है कांग्रेस को, उनका कहना है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये आदमपुर की जनता ने साबित कर दिया है। पीछे जो चुनाव हुए हैं, 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए, और जो जनता ने परिणाम दे दिए हैं, और जो आज माहौल है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोग स्वीकार कर रहे हैं, दुनिया में डंका बज रहा है, पूरे भारतवासियों का सीना चौड़ा हो रहा है, और जिस तरह से हमने प्रबंधन किया है
कोरोना के संकट में वैक्सीनेशन का, 80 करोड़ लोगों को खाना देने का, धारा 370 का, मंदिर निर्माण का, गरीब कल्याण की योजनाओं का, तो मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में जनता किसी और पार्टी के बारे में सोचेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को ही आशीर्वाद देगी। मंत्री जी, आप आदमपुर के प्रभारी भी थे। जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट ने 15,000 कुछ वोटों से जीत दर्ज की है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जेजेपी उनके साथ, पूरी भाजपा उनके साथ, भजनलाल का परिवार उनके साथ, उसके बावजूद भी मात्र 15,000 वोटों से जीत हुई है और 1 लाख वोटों से जीतने का दावा करते हैं। मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र के अंदर 100% वोट किसी को नहीं मिलते और भारतीय राजनीति के इतिहास में आधे से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो ये किसी एक संतुष्टि का कारण बनता है। और हार करके भी कोई पार्टियां, विपक्षी पार्टियां संतुष्ट होती हैं तो हम उनको बधाई देते हैं, ये और भी अच्छी बात है। अच्छा, हरियाणा में अभी आपने एक अवार्ड प्राप्त किया है, कृषि मंत्री, कृषि क्षेत्र में आपको अवार्ड मिला है नई दिल्ली में। कौन सा अवार्ड मिला है, कैसा देखते हैं? हरियाणा को एग्रीकल्चर के विषय पर बेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया है और जो नीतियां हमने अपनाई हैं मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, किसानों की फसल खरीदने में फसल विविधीकरण की नीतियाँ, उनको माइक्रो इरिगेशन की स्कीम्स, पॉन्ड बनाने की स्कीम, मशरूम की, बागवानी की, शहद की, इस तरह के कारोबार करने के किसानों को सुविधाएं देने की, मछली पालन के लिए, पशुपालन के लिए, इससे हरियाणा के किसान लाभान्वित हुए हैं। और मैं समझता हूं कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई किसान हितैषी सरकार है तो हरियाणा की सरकार है। और इसीलिए हमारी जो ज्यूरी थी, इसमें बड़े वरिष्ठ सदस्य थे, नीति आयोग के कृषि को देखने वाले रमेश दरा जी है, तो उन्होंने हरियाणा की नीतियों को सर्वश्रेष्ठ पाया और हमें इस अवार्ड के लिए चुना गया। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं और इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम और अच्छी नीति बना करके हमारे अन्नदाता की सेवा करें। सर, नासा की वेबसाइट से पराली जलने की तस्वीरें भी अभी दिखी हैं, जिसमें बताया गया है कि पंजाब के लगभग 3/4 हिस्से पर जलती पराली की जो है इमेज दिखी है। आप बार बार कह रहे हैं कि पंजाब में ज़्यादा जो है पराली जल रही है, अब नासा की वेबसाइट पर भी ये आया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो सारी दुनिया का जो नासा एक ऐसी एजेंसी है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, वरना तो केजरीवाल जी ये भी कह देते कि ये जो डाटा है मोदी जी ने कुछ कर दिया इसमें। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब सरकार अपना जो दायित्व है पूरा नहीं कर रही और हरियाणा सरकार ने पूरी कोशिश करके और नीतियां बना करके किसानों को एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दिए, पराली के लिए ना जलाने के लिए इंसेंटिव दिए, पराली खरीदने के लिए योजनाएं बनाई और उसका परिणाम ये है कि देखो 45% पिछले साल से कम घटनाएं घटी हैं और हमारे यहाँ जो है लगभग 2700-2800 पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं, जबकि पंजाब में 36,000 हुई हैं। और दुर्भाग्य यह है कि हम पराली नहीं जला रहे, उसके बावजूद हमारा जो अम्बाला, कुरुक्षेत्र धुएं से भरा हुआ है। अब पड़ोस का धुआं दिल्ली जाएगा तो हरियाणा के अंदर से ही जाएगा, दम घुट रहा है। और केजरीवाल जी हमेशा कभी दूसरे प्रदेशों में घूम रहे हैं और दिल्ली के लोगों की सुध नहीं ले रहे। पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं मान साहब, उनको भी पंजाब की तरफ ध्यान देने के बजाय बाहर घुमाते रहते हैं और उसी का परिणाम है कि आज जो ये हालात जो है इतने गंभीर हो गए हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब जो है किसानों को जो है इसमें दोषारोपण दे कर रहा है, जबकि किसानों को एमएसपी पर अगर पराली का दाम मिले तो इतनी बड़ी घटना ही ना हो। नहीं, हमने तो कमेटी बना दी है अधिकारियों की और हमारी कोशिश ये होगी कि आगे हम जीरो बर्निंग पर लेके आए, किसान की पूरी पराली एक निश्चित मूल्य पर खरीदें और हरियाणा में कोई आगजनी की घटना ना हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान को दोषारोपण करने से कोई दिल्ली की समस्या दूर नहीं होगी। दिल्ली की अपनी समस्याएं हैं, दिल्ली में व्हीकुलर ट्रैफिक है, कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन है, डस्ट है और जो इंडस्ट्री का है, तो उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं गया केजरीवाल जी की सरकार में और आधे से ज़्यादा पॉल्यूशन तो उसी का है, तो उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है।
और ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली जो हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी है सारी दुनिया में बदनाम हो गया है पॉल्यूशन की वजह से। ये केजरीवाल जी की देन है। सर, लास्ट डीएवीपी खाद को लेकर के भी काफ़ी मारामारी इस समय दिख रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि इस बात को कि हर साल इस तरह से ही होता है कि खाद को लेकर मारामारी। बिल्कुल गलत है। इस सीजन के अंदर, बिजाई के सीजन के अंदर लगभग 3.25 लाख मीट्रिक टन खाद की ज़रूरत होती है डीएपी की। पिछले साल हमारा जो सितंबर, अक्टूबर और 30 नवंबर तक 2,76,000 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई थी। इस साल हम कल तक 2,66,000 खाद दे चुके हैं। तो 30 तारीख तक अगर पिछले साल से कंपेयर करें सिर्फ 10,000 मीट्रिक टन की ज़रूरत और है। हमारे स्टॉक में 40,000 मीट्रिक टन है। 60,000 मीट्रिक टन हमारा भारत सरकार ने और देना है। किसी भी तरह की डीएपी की कहीं कोई कमी नहीं है। ये दुष्प्रचार है और मैं आंकड़ों के साथ आपको बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरे पास डाटा है। मैंने आपको बताया कि 2,76,000 मीट्रिक टन खपत पूरे सीजन की थी पिछले साल, इस सीजन की, जिस सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 30 नवंबर तक। और कल तक हम 2,66,000 मीट्रिक टन दे चुके हैं। 40,000 मीट्रिक टन का हमारे पास स्टॉक है। 60,000 मीट्रिक टन अगले 20 दिन में और आएगी। मतलब खाद की कोई कमी नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये विपक्ष क्यों आरोप लगा रहा है? विपक्ष को कुछ बोलने के लिए बोलना ही होता है और सबसे ज़्यादा मुद्दा किसानों का है और किसान उनको रिजेक्ट करता रहता है। किसान हमारी नीतियों से संतुष्ट है और हरियाणा सरकार किसान हितैषी सरकार है। आदमपुर उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा था। कांग्रेस फिर दावा कर रही है कि 2024 में उनकी सरकार बनेगी। आप क्या सोचते हैं कि सरकार क्या आपकी भी बनेगी? देखिए, कांग्रेस में जिस तरह से टांग खिंचाई है, आपाधापी है, लड़ाई झगड़ा है, उसमें किसी और की जरूरत नहीं है, जनता की जरूरत नहीं। वो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, अपने आप ही डुबोलेगी। और जो नीतियां बना करके गरीब कल्याण की तरफ, किसानों की तरफ ध्यान देकर हम काम कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता कि 2024 ही नहीं, आने वाले 10-20 साल तक जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिलता रहेगा। एक लास्ट और है जी, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी चुनाव में नहीं दिखी, आदमपुर उपचुनाव में, उसको लेकर के भी लगातार आरोप प्रत्यारोप है। आप किस तरह से देखते हैं? स्टार प्रचारकों की सूची में जरूर उनका नाम था लेकिन वो नहीं गए। वहीं कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी के भी कई स्टार प्रचारक हैं, राव इंद्रजीत है, कृष्णपाल गुर्जर है, वो भी नहीं गए। उन पर क्यों नहीं आप लोग? देखिए, मैं प्रभारी था वहाँ का, जिसकी ज़रूरत समझी मैंने उसको बुलाया। हर एक आदमी आया, गठबंधन के लोग भी आए और कांग्रेस के अंदर जो है कांग्रेस वाले जाने। हालांकि कांग्रेस में स्टार प्रचारक बहुत ज़्यादा हैं और एक्चुअल में धरातल पर उनको एमएलए बनने की पोजीशन उनकी नहीं है। स्टार मेरे ख्याल में स्टार ही रहेंगे। लोगों के अंदर इनकी स्वीकारता नहीं है। धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को, जिनका कहना है कि आदमपुर उपचुनाव में उनकी जीत हुई है और जो दूसरे नंबर पर आए हैं वो इसी तरह अगर खुश होते रहें कि दूसरे नंबर पर भी अपनी जीत को समझते हैं तो आने वाले 2024 में भी इसी तरीके से वो अपनी सोच रखें। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रुप।